हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नोरो वायरस का। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले ही मैं एक मूवी देख रहा था, उड़ान। एक बॉलीवुड मूवी है, उसका एक अच्छा सा गाना है कहानी करके। तो उस गाने की लाइंस कुछ ऐसी हैं कि कहानी ख़त्म है या एक शुरुआत है। तो इस वायरस को देख के, वो गाना वैसे एक पॉजिटिव गाना था, पर इस जब वायरस के बारे में पढ़ा तो मैं वो नेगेटिव सेंस में वो गाना सुन रहा था कि कहीं ये तो नहीं कि अब कोरोना वायरस ख़त्म हो रहा है। वैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में, चाइना में तो लॉकडाउन लग रहे हैं, तो हो सकता है कि उसकी थर्ड वेव भी आ जाए। पर अगर वो वायरस सच में, कोरोना वायरस खत्म हो रहा है, माना जाता है कि 2 साल में खत्म हो जाता है, तो कहीं एक नई आफत तो नहीं आ रही, नोरो वायरस। अब यार अगर दोबारा से हो गया तो फिर कैसे रहेगा। पर कोई नहीं, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम आपको यहाँ पे लेक्चर्स तो प्रोवाइड करते रहेंगे। बट आई होप ऐसा कुछ वायरस ज़्यादा पेंडेमिक्स आना बने। तो ये वायरस अभी न्यूज़ में था। और ये वायरस किस लिए न्यूज़ में था, क्योंकि केरला में कुछ लोग, मिनिमम 13 लोग नोरो वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं। तो उनको हॉस्पिटलाइज करा गया था। केरला के जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने एडवाइजरी भी करी थी। अभी केरला में वयनाड करके जो डिस्ट्रिक्ट है, वयनाड, तो वहीं पे ही अभी रिस्ट्रिक्टेड है और वहाँ पे भी कुछ केसेस हुए हैं। पर लग रहा है कि शायद ज़्यादा फैल ना पाए, क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। तो इसी बैकग्राउंड में हम नोरो वायरस की पूरी उसका पोस्टमार्टम करेंगे। वैसे पोस्टमार्टम के ऊपर भी एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, उन्होंने भी कुछ गाइडलाइंस इशू करी है कि नाइट में भी पोस्टमार्टम हो सकता है। हो सकता है आने वाले टाइम में वो लेक्चर पढ़ेंगे। अगर नहीं भी करते तो भी एटलीस्ट उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो इस लेक्चर को हम अगेन विल डू इट्स पोस्टमार्टम इन 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो तो मैंने आपको बता दी है। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एमसीक्यूज भी आपसे पूछना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। और एमसीक्यूज कुछ ऐसे बनते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ वायरस के बारे में हो सकता है पूछ ले। इस साल कोरोना वायरस में आपके 5-6 क्वेश्चन आ गए थे। जो मैंने एक बुक लिखी है, कोरोना वायरस फैक्ट्स एंड एनालिसिस, आपकी अमेजोन पे है, प्रतियोगिता दर्पण के साथ पब्लिश करी है। तो उसमें से ही 5-6 क्वेश्चन आ गए थे इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स में। जो लोग लोग कह रहे थे कि शायद नहीं आएंगे इस साल, पर वो आ गए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हो सकता है नोरो वायरस के ऊपर अगले साल कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो नोरो वायरस है, वो आपका कौन सा मेन बॉडी ऑर्गन्स है, किसको इम्पैक्ट ज्यादा करता है। ठीक है। आपका हो गया लंग्स, हो गया जैसे कोरोना वायरस है उस तरीके से हो गया, लिवर हो गया आपका, फिर या फिर ये हो गए आपके स्टमक एंड इंटेस्टाइन हो गए। तो क्या इम्पैक्ट करता है, तो आपका ये इंटेस्टाइन को इम्पैक्ट करता है। इंटेस्टाइन स्टमक है, उस एरिया को आपको इम्पैक्ट करता है, इंटेस्टाइन को। ठीक है। एक तो ये हो गया। नाउ इट इज नेम्ड आफ्टर व्हाट। वैसे तो डब्ल्यू की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग, जो रीसेंट गाइडलाइंस है, रीसेंट गाइडलाइंस मतलब 10-15 साल पुरानी गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करा गया है किसी वायरस को किसी जगह के नाम पे नेम नहीं करा जाएगा। दैट्स वाई कोरोना वायरस को, जो कोविड है आपका, उसको जो कोविड नाम दिया गया था, कोविड-19 दिया गया था, वो चाइना के कंटेक्स्ट में कोई ऐसा मेंशन नहीं करा गया था। उनको लगता है कि ऐसे कंट्री की बदनामी होती है, डिफेमेशन होती है। जैसे स्पेनिश फ्लू है, उस टाइम पे तो नाम पड़ गया, ऑल्दो वो तो स्पेन से ओरिजिन भी नहीं हुआ था। ठीक है। स्पेनिश फ्लू आपको पता होगा कि बस वो स्पेन में ज्यादा स्प्रेड हो गया था, वहां पे मीडिया कवरेज ज्यादा थी, इस वजह से था। बट स्पेनिश फ्लू की हमें ओरिजिन नहीं पता, सो इट्स नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पेन। ये आप ध्यान रखना, ये हो सकता है अगले साल भी पूछ ले। पर जो पुराने वायरस है, वेस्ट नाइल वायरस हो गए, इस तरीके से वायरस हो गए, तो उनके नाम लोकेशन पे बेस्ड है। तो ये नोरो वायरस भी जो है आपका, जो नोरो वायरस है, ये भी एक जगह के नाम पे बेस्ड है। और वो कौन सी जगह है और कहाँ पे लोकेटेड है, जगह का नाम है नॉर्वॉक, NORWALK। अब ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, रशिया हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, आपका जर्मनी हो गया, इस तरीके से कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। तो करेक्ट आंसर है यूएसए में नॉर्वॉक करके जगह है। और ये ओहायो में लोकेटेड है, नॉर्वॉक इन ओहायो इन यूएसए। ठीक है। यहाँ पे हो गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पहले कहाँ पे हुआ था। आई थिंक 1968 में यहाँ पे डिस्कवरी हुई थी इस वायरस की। डिस्कवरी क्या मतलब, लोग इन्फेक्ट हुए थे, एक नया वायरस आया था, तो उन्होंने कहा चलो उस पर नाम दे देते हैं नॉर्वॉक जगह में। नाउ इट इज ऑल्सो, इसके बहुत सारे नाम है, जैसे घर में होते हैं ना कि चुन्नू मुन्नू, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। मेरे भी घर के नाम है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो यूपीएससी रेलेवेंट नहीं और थोड़े फनी भी होंगे। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस वायरस के भी बहुत सारे घरेलू नाम हैं इसके, चुन्नू मुन्नू पिंकू जैसे। तो मैं अगर सीजन्स के नाम पे बोलूँ, इट इज ऑल्सो नोन एज समर वॉमिटिंग बग, विंटर वॉमिटिंग बग। वैसे तो आपने जैकेट मैंने पहनी हुई है तो आप देख ही लेंगे कि चलो यार विंटर में हो तो शायद विंटर वॉमिटिंग बग ही होगा। ऑटम वॉमिटिंग बग या फिर स्प्रिंग वॉमिटिंग बग। अब इस तरीके से अगर वायरस का अगर नाम ले तो क्या है, इस कौन से सीजन का है ये। ऑल्दो इट इज लाइक इट कैन हैपन इन एवरी सीजन, बट कौन से सीजन में ज्यादा प्रेवलेंट है, तो विंटर्स में ज्यादा स्प्रेड होता है अगर देखा जाए तो। इस तरह से शायद इसे इसीलिए आपका विंटर वॉमिटिंग बग भी कहा जाता है। ठीक है।
अब ये कौन से एज ग्रुप को इम्पैक्ट करता है? एडोलेसेंट्स, यूथ आपका हो गया, फिर आपका ये ओल्ड एज हो गया। कौन सी एज में आपको, एडल्ट्स हो गया, ओल्ड एज हो गया, या फिर कौन सी एज ग्रुप को इम्पैक्ट करता है? तो इसमें आप बन सकता है कि 1 2 3 2 3 4 1 3 4 ऑल ऑफ द अबव। तो इट इम्पैक्ट्स ऑल द एज ग्रुप, ऑल्दो यंग स्पेशली अंडर 5 एंड ओल्ड पीपल आर मोर वल्नरेबल। अगर हेल्दी हो आप, यंग हो, हेल्दी हो, तो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट अगेन इट कैन इम्पैक्ट ऑल द एज ग्रुप्स। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एज ग्रुप को है। दूसरा, इसकी वैक्सीन का नाम क्या है, या फिर कौन सी वैक्सीन है इसके लिए? सो द करेक्ट आंसर इज, इसके लिए भी कोई वैक्सीन नहीं आई है। तो वही बात आती है कि लोग कहते तो है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आ गई, पर हमें भी पता है इस वैक्सीन में कितना ज़्यादा है, मतलब कितनी इफेक्टिव है, क्या नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। बट क्योंकि वैक्सीनेशन का एक्चुअली बहुत टाइम लगता है, अगर कोई भी वैक्सीनेशन आपको डेवलप करनी है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है डेवलप करने में। तो इस नोरो वायरस की आज तक कोई वैक्सीन नहीं है, ये भी है। दूसरा हो गया कि ये नॉर्मली जैसे इसके सिम्टम्स हो गए, सिम्टम्स इसके भी काफ़ी वैसे थोड़े बहुत कोरोना वायरस जैसे मिलते जुलते हैं, ऑल्दो डिफरेंट बॉडी पार्ट को, ऑर्गन को इम्पैक्ट करते हैं आपके। तो क्या, और इसमें कहा जाता है कि हैंड हाइजीन वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली हैंड वॉशिंग होना, कि प्रिवेंशन की स्ट्रैटेजीज है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वेजिटेबल्स को भी ढंग से धोना, क्लीन वाटर पीना, मतलब एक तरीके से हाइजीन आप प्रॉपर रखिए, साफ सुथरा रखिए, दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस वायरस। तो क्या हैंड सैनिटाइजर्स, अल्कोहल बेस्ड जो आपके हैंड सैनिटाइजर्स है, आर दे इफेक्टिव अगेंस्ट दिस नोरो वायरस? तो करेक्ट आंसर इज नो, दे आर नॉट इफेक्टिव। रीजन बीइंग क्योंकि इट्स अ नॉन एनवेलप्ड वायरस। हैंड सैनिटाइजर्स क्या करता है, उसका एनवेलप तोड़ देता है, उसके बाद इंपैक्ट करता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, वो हम अलग से कभी डिस्कस करेंगे। बट सिंस इट इज नॉन एनवेलप्ड, इसका कोई एनवेलप नहीं है, तो इस वजह से अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स इसके मतलब इसको काउंटर नहीं कर पाते। मतलब अगर हैंड सैनिटाइजर्स लगा रहे हैं तो आपको लगता है नोरो वायरस नहीं होगा, तो यू आर यू आर लिविंग इन अ बबल, तो वो उसको इम्पैक्ट नहीं करता। तो और इसका रीजन ये है कि इट्स अ नॉन एनवेलप्ड वायरस। तो अगेन ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत रेयर जगह पे मिलेगी, पर आपको यहाँ पे एक्सपर्ट्स के एंड पे, यहाँ पे मेरे एंड पे, क्योंकि वी डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा। साथ में एक और चीज़ पूछ लेता हूँ, मैंने आपसे बताया था कोरोना वायरस का काफ़ी मैंने नाम लिया ही है वैसे, पर अगर मैं ऑप्शन दूं कि इट इज सिमिलर टू लाइक विच अनदर काइंड ऑफ वायरस, कोरोना वायरस हो गया आपका, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया आपका, या फिर रोटा वायरस हो गया, तो इन तीनों में से ये किसके ज़्यादा क्लोज है, किसके ज़्यादा इसका इमोशनल अटैचमेंट बॉन्डिंग है, या फिर किससे ज़्यादा सिमिलर है ये? तो करेक्ट आंसर है रोटा वायरस। रोटा वायरस, उसके बारे में भी हम अलग से कभी पढ़ेंगे जब मैं हेल्थ का टॉपिक लूंगा, डिजीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एमसीक्यूज, प्रोबेबल एमसीक्यूज बन सकते हैं। आई होप आपको, वैसे मैंने इसके थ्रू आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन तो दे दी है, पर अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको ये लेक्चर भी बता देता हूँ, तो आपकी रिविजन भी हो जाएगी आपकी, और इसी बहाने से याद भी रहेगा। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे नोरा वायरस। ये प्यारा सा इंफोग्राफिक है जो मैंने आपको दिखाया है कि केरला में आपका एटलीस्ट 13 स्टूडेंट्स हैं, जो आपकी एक जगह है पुकोड़े, POOKODE। ये जगह मैंने इसलिए मेंशन करी है, या फिर इंफोग्राफिक में इसलिए इंक्लूड करी है मैंने आपको, कि ये जगह भी पूछ सकते हैं कि दिस प्लेस वाज इन न्यूज, सो दिस प्लेस इज लोकेटेड वेयर। ठीक है, ये ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजों से ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है, आप इग्नोर कर देंगे। तो पुकड़े करके जगह है, वेयनाड डिस्ट्रिक्ट इन केरला। तो केरला में 13 लोग, एटलीस्ट 13 स्टूडेंट्स जो हैं आपके वेटनरी जो कॉलेज है, तो उसमें आपके डिटेक्ट हुआ गया है। तो ये आपका, तो इस कंटेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था व्हाट इज नोरो वायरस। दीज आर ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट कॉज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस, यानी कि आपको जो पेट दर्द होता है। तो इस तरीके से कंटेक्स्ट में ये आपका नोरो वायरस है। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रो एंटेरिटिस अकॉर्डिंग टू WHO ऑल्सो। इट इज, मतलब वो जो होता है ना कि आपके जो पेट के रिलेटेड जो भी आपकी बीमारियां होती है, वो ये वायरस सबसे ज्यादा कॉमन है। तो इट्स अ वेरी कॉमन वायरस, न्यूज में काफी कम आता है, लेकिन हम ये बहुत ज्यादा कॉमन है। सो नोरोवायरसेस आर जेनेटिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस RNA नॉन एनवेलप्ड वायरसेस। ये नॉन एनवेलप्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने आपको बताया था, क्योंकि नॉन एनवेलप्ड है, इसी वजह से अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर इनको इंपैक्ट नहीं कर पाते, इसके काउंटर नहीं कर पाते, वो इनफेक्टिव रहते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस RNA, ये भी याद रख लेना, समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा रट्टा मार लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने साल प्रीलिम्स में भी पूछे गए हैं। ठीक है, एंड इट इज अ बग सिमिलर टू द डायरिया इंड्यूसिंग रोटा वायरस। जो रोटा वायरस से आपका डायरिया होता है ज्यादा,
तो उसी के तरीके से आपका नोरो वायरस भी है। ये मैंने इन्फोग्राफिक इंक्लूड करा है कि ये शो करता है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, तो जो आपका स्टमक का जो एरिया है, इंटेस्टाइन्स है, वो नोरा वायरस आपको इम्पैक्ट करता है, सिमिलर टू रोटा वायरस। और कोरोना वायरस जो आपका हो गया और जो आपका इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, वो आपका क्या इम्पैक्ट करता है, आपका लंग्स इम्पैक्ट करता है आपका। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है टू शो द डिफरेंस कि हो सकता है वो डायरेक्टली नोरा वायरस पे ना पूछे, डायरेक्टली कोरोना वायरस पे ना पूछे, बट एक कंपैरिजन के फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आप ये इन्फोग्राफिक अब अगर आप देख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि चलो यार, ऊपर वाले दो इन्फ्लुएंजा वायरस कोरोना वायरस हो गए, नीचे वाले आपके नोरो वायरस और रोटो वायरसेस हो गए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि नॉर्वॉक करके जगह है, NORWALK, इन ओहायो, जो यूएसए में आपका, अमेरिका में है आपका जो। तो यहाँ पे 1968 में हुआ था, पर हम यूएसए को गालियां तो नहीं दे रहे, चाइना को दे रहे हो। ठीक है, तो आउटब्रेक हो जाता है, हो सकता है वैसे चाइना ने डेलिबरेटली करा हो, वो अलग डिबेट पे कभी बाद में बात करेंगे। एंड उसके बाद काफी सारे ऐसी स्टमक फ्लू वायरसेस ऐसे निकले, तो उनको क्लब करके इसके नाम पे, नोरवॉक के बाद नाम पे नोरो वायरसेस इसका नाम रख दिया। इसके और भी बहुत सारे नाम है, विंटर वॉमिटिंग बग, नॉर्वॉक वायरस, स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर्ड वायरसेस, ये आपका हो गया SRSV, स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्ड वायरसेस, स्पेंसर फ्लू, स्नो माउंटेन वायरस एंड स्टमक फ्लू। वैसे स्टमक फ्लू एक ब्रॉड टर्म है, एग्जैक्टली इसको कहा जाता है कि इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टमक फ्लू, बट एक्चुअली इट्स अ टाइप ऑफ अ स्टमक फ्लू। स्टमक फ्लू और भी बहुत टाइप के होते हैं, पर ये कह देते हैं जनरली, हम एक से स्टमक फ्लू भी कह सकते हैं। तो विंटर वॉमिटिंग बग इसे कहा जाता है, और आपके स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्ड वायरसेस, स्पेंसर फ्लू, स्नो माउंटेन वायरस। तो ये भी बहुत सारे नाम है। हो सकता है यूपीएससी आपसे नोरो वायरस पे ना पूछे, इन पे क्वेश्चन पूछ ले, फिर आप कहेंगे सर ने तो बताया नहीं था। तो यहाँ पे आपको मैंने सब बता दिया है। ठीक है, तो आउटब्रेक्स जो नोरो वायरस के होता है वो कभी भी किसी टाइम पे भी हो सकते हैं ना। तो उसी तरीके से, बट दे ओकर मोस्ट ऑफन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, हेंस द नेम विंटर वॉमिटिंग बग होगा आपका। तो नॉर्मली इसी टाइम पे, अगर आपने नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात करें, तो इसी टाइम पे होते हैं आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपका। तो इसलिए इसको विंटर वॉमिटिंग बग भी कहा सकता है। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, कैसे आपको नोरो वायरस से, मतलब अगर खासकर जो साउथ के अगर जो लोग हैं, केरला साइड में रह रहे हैं, अगर बचना चाहें तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि कैसे आप बच सकते हैं और कैसे होता है, आपको पता होना चाहिए। तो कैसे कैसे आपको नोरो वायरस हो सकता है, हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, अगर ऑलरेडी कोई इन्फेक्टेड है तो उससे, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेजियस है, कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, क्योंकि ये फीकल ओरल जो आपका रूट है उससे ट्रांसमिट होता है। ये फीकल ओरल हो गया कैसे, यानी कि इट इज स्प्रेड थ्रू द एक्सक्रीमेंट एंड वॉमिट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। तो यानी कि कोई भी अगर इंसान है, ठीक है, अगर वो नॉर्मली अब से उससे इन्फेक्ट हो गया आपका नोरो वायरस से, क्योंकि इट्स एनिमल बॉर्न डिजीज, अगर वो बग ने उसको इंसान को इफेक्ट कर लिया, अब जो इंसान है वो दूसरों को कैसे ट्रांसमिट करेगा, थ्रू फीकल ओरल रूट। जो भी आपका वायरस है नॉर्मली, उसने एक इंसान को इन्फेक्ट करा, अब वो इनफैक्ट इंसान दूसरों को कैसे स्प्रेड करेगा, फीकल ओरल रूट के थ्रू। यानी कि हो गया वॉमिटिंग, हो गया आपका सैनिटेशन का इशू हो गया। तो उसी तरीके से आपका हो गया कि कहीं पे उसके फीसेस, यानी कि आपने पॉटी कर दी कहीं पे तो अगर वो अपने अनहाइजीनिक वे में ओपन में कर दी, उससे स्प्रेड हो गया, तो वैसे वो आपका ट्रांसमिट हो सकता है। फिर वो इंसान कैसे ट्रांसमिट करता है, अगर मैं डायरेक्टली किसी जो इंसान इन्फेक्टेड है उसको टच कर लूं तो वैसे हो सकता है। फिर दूसरा, कंटामिनेटेड फूड और वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वो जो फूड और वाटर है जो उसने खाया है, मतलब जो इन्फेक्टेड इंसान है वो कुक कर रहा है, तो उससे फूड से ट्रांसफर हो सकता है। और साथ में कंटामिनेटेड सर्फेसेस के थ्रू भी। ठीक है, तो यानी कि वही है जैसे कोरोना वायरस में था कि सरफेस कंटामिनेटेड आपका नोरो वायरस से, मैंने टच करा और साथ में फेस पे लगा लिया, अपने मुंह पे लगा लिया, तो इसके तरीके से नोरो वायरस आपका फैल सकता है। एंड वन मे गेट इन्फेक्टेड मल्टीपल टाइम्स एज द वायरस हैज डिफरेंट स्ट्रेन। तो ये भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि आपको नोरो वायरस एक बार हुआ तो उसके बाद दोबारा नहीं होगा, वो बार बार हो सकते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे स्ट्रेन हैं। ट्रांसमिशन रेट के बारे में बात करें तो मैंने यही बताया था, इट इज हाईली कंटेजियस। इस वजह से डर लगता है, जैसे कोरोना वायरस है, सिमिलरली इसका भी वही रहता है कि इसका मोर्टालिटी रेट, इसका जो फेटिलिटी रेट है वो बहुत कम है, पर ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा हाई है। और ये भी कहते हैं कि मैंने आपको बताया था कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ही ज्यादा स्प्रेड होता है। अब जिस तरीके से फूड इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही है, आपके ऑनलाइन फूड डिलीवरी वगैरह एक्सपैंड हो रही है, तो इस तरीके से हाइजीन का थोड़ा डर रहता है कि इतना स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे फूड इंडस्ट्री में। तो इस कंटेक्स्ट में लगता है कि नोरो वायरस अगला पेंडेमिक कॉज कर सकता है, तो बच के रहिएगा। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, तो कॉमन सिम्टम्स क्या है,
जैसे मैंने रोटा वायरस का बताया था कि रोटा वायरस भी डायरिया कॉज करता है, तो सिमिलरली ये भी करता है, वॉमिटिंग, नोजिया एंड स्टमक पेन, दैट इज इन्फ्लेमेशन और द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये हो गया आपका। तो इनिशियली आपका वॉमिटिंग और डायरिया से शुरू होता है, जनरली सिम्टम्स आपके 1 और 2 दिन में देखने शुरू हो जाते हैं। बाद में फिर नोजिया भी हो जाता है, एब्डोमिनल पेन, फीवर, हेडेक, बॉडी एक, तो ये भी आपके सिम्टम्स हैं। एक्सट्रीम केसेस में डिहाइड्रेशन हो सकती है, और जब डिहाइड्रेशन ज्यादा होने लग जाती है तब हो सकता है कि कोई इंसान मर जाए। अगेन आई वुड से कि इस केस में फर्टिलिटी बहुत कम होती है, बट बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में अगर आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, डिहाइड्रेशन कुछ ज्यादा ही हो जा रही है, तब जाके डेंजरस हो सकता है। तो रिपोर्ट्स जो मैंने पढ़ी उसके अकॉर्डिंग 50,000 चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर ड्यू टू डायरिया कॉज बाय द दिस वायरस। चिल्ड्रन अंडर 5 जो है आपके, वो मरते हैं इसमें मेनली। वल्नरेबल ग्रुप कौन से हैं? मैंने आपको बताया सारे एज ग्रुप आपके मतलब वल्नरेबल हैं, बट इट डज नॉट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द हेल्दी पीपल। तो जिसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रांग है तो उसको इफेक्ट नहीं करता, अगर होता भी है तो कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। बट ज्यादा डर किसके लिए लगता है? यंग चिल्ड्रन, एल्डरली एंड पीपल विथ कोमॉर्बिडीज, यानी कि जो ऑलरेडी जिनको बहुत सारी डिजीज हैं, डायबिटीज वगैरह हैं, तो उनको इम्पैक्ट करता है। सेम विथ कोरोना वायरस। ठीक है, 685 मिलियन केसेस एनुअली होते हैं, ऑफ विच 200 मिलियन आर डिटेक्टेड अमंग चिल्ड्रन यंगर देन 5 ईयर्स। तो यानी कि जो यंग बच्चे हैं उनको ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, स्टैट्स इसलिए शो करिए। और साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो क्लोज्ड स्पेसेस हैं, यानी कि ऐसे एरियाज जहां पे एक जगह पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं और निकलते कम हैं, ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वहां पे इंपैक्ट होने के ज्यादा चांसेस है। जैसे हो गया क्रूज शिप्स हो गए, क्योंकि क्रूज पे काफी सेम लोग काफी दिन तक एक टाइम स्पेंड करते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा केसेस आए थे। ठीक है, तो ये है क्रूज शिप्स का। ये अलग से स्पेसिफिकली भी कहीं और जगह पे भी मैंने मेंशन करा होता है, इस वजह से मैंने इंक्लूड करा। क्रूज शिप्स हो गए, नर्सिंग होम्स हो गए, क्योंकि वहां पे तो केसेस होते हैं, डॉर्मेट्रीज हो गई, आपके कॉलेज हो गए जैसे कॉलेज हॉस्टल हो गया, एंड अदर क्लोज स्पेसेस। तो क्रूज शिप्स ध्यान रखना, कॉलेज हॉस्टल्स हो गए, नर्सिंग होम्स हो गए, तो यहाँ पे केसेस ज्यादा आउटब्रेक, जो नोरो वायरस का आउटब्रेक होने के चांसेस है वो ऐसे केसेस में ध्यान है। अगेन क्रूज शिप्स, रिमेंबर इट। तो ये वल्नरेबल है। और इसकी प्रेवलेंस अगर हम देखें तो मैंने आपको यही बताया था कि इट इज द मोस्ट कॉमन पैथोजन implicated in outbreaks of intestinal diseases according to WHO। तो जो आपके जो पेट के रिलेटेड आपके जो भी आपके सारे आउटब्रेक होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेस जो आपकी होती हैं, तो ये नोरो वायरस उसमें सबसे कॉमन कल्प्रिट है आपका। ठीक है, तो ये WHO कहता है। तो ये आपकी चीज होगी। अब हम इसकी प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो प्रिवेंशन इसका वही है, इसको आपको जैसे कोरोना वायरस का है वैसे ही हाइजीन रिलेटेड आपके कुछ डिफरेंसेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। हाइजीन आपके स्टैंडर्ड्स आपके फॉलो करिए। जैसे हो गया कि रेगुलरली आपको अपना हैंड वॉश करना है सोप से, वाटर से, ठीक है, टॉयलेट से आने के बाद, जाने के बाद, और फिर आपका खाना खाने से पहले जो भी है, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तब आपको हाइजीन स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। फिर दूसरी बात, ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है उनको भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था फूड और वाटर से बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, तो फूड और वेजिटेबल्स है उनको भी बिल्कुल वॉश करना है क्लीनली, तभी उसके बाद खाना है। ठीक है, साथ में काफी आर्टिकल्स में था कि शेलफिश हो गई, जैसे आपकी शेलफिश लाइक ऑयस्टर्स हो गए, विच माइट हैव बीन ग्रोन इन कंटामिनेटेड वाटर शुड बी वेल कुक्ड। इसके बारे में स्पेसिफिकली बहुत सारी जगह पे मेंशन कर रहा था, शेलफिश लाइक ऑयस्टर्स हो गए तो कंटामिनेटेड वाटर में ग्रो होने के इनके ज्यादा चांसेस है, तो इनको वेल कुक करना चाहिए। साथ में बॉइल्ड एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर अलोन शुड बी यूज्ड। ठीक है, जो भी आपके वाटर सोर्सेज हो गए, वेल्स हो गए, स्टोरेज टैंक्स हो गए, तो उनको क्लोरिनेट करना चाहिए, उनको ब्लीचिंग पाउडर से क्लीन करना चाहिए। ठीक है, सरफेसेस को भी डिसइंफेक्ट करना चाहिए विद अ सॉल्यूशन ऑफ हाइपोक्लोराइट एट 5000 पार्ट्स पर मिलियन। जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि सरफेस टच करने से भी आपकी कंटामिनेशन हो सकती है, आपको वायरस इन्फेक्ट हो सकता है, अगर सरफेस कंटामिनेटेड है तो आपको हो सकता है, तो डिसइंफेक्शन होनी चाहिए हाइपोक्लोराइट एट 5000 पार्ट्स पर मिलियन, उससे होना चाहिए। और अगर किसी को नोरो वायरस हो गया और उसको लगता है कि अभी मेरे सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो फिर इनफैक्ट 2-3 दिन तक तब भी कुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि फूड से ज्यादा आपका स्प्रेड होता है। तो ये एक और चीज है प्रिवेंशन के लिए, ताकि आप दूसरों को स्प्रेड ना करें। बट प्रिवेंशन की और क्या क्या इनफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं? पहली बात तो ये, मतलब अभी तो हमने बात करी थी प्रिवेंशन की क्या स्ट्रैटेजीज हैं, अब ये बात करूंगा कि क्या क्या इनफेक्टिव चीजें हैं। तो पहली बात तो वैक्सीन अभी तक इस नोरो वायरस के लिए कोई भी नहीं है। तो अगर कोई कहता है कि इसके लिए वैक्सीन है, ये वैक्सीन यूज कर लो प्रिवेंशन के लिए, तो वो गलत है, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। मैंने बताया था कि डिसइंफेक्टेंट्स को भी वैसे इनफेक्ट
आपका रह सकता है। जो आपका हाइपोक्लोराइड बताया था 500 पार्ट्स पर मिलियन, जो भी मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया था, सॉरी, हाइपोक्लोराइड एट 5000 पार्ट्स पर मिलियन, अपॉलॉजीज, हाइपोक्लोराइड एट 5000 पार्ट्स पर मिलियन, इसके बारे में बताया था। बट स्टिल काफी डिसइंफेक्टेंट्स के रेजिस्टेंट रहता है, और साथ में इट इज ऑल्सो रेजिस्टेंस टू हीट अप टू 60 डिग्री सेल्सियस। थस मेनली स्टीमिंग फूड और क्लोरिनेटिंग वाटर डज नॉट किल द वायरस। तो ठीक है, आप प्रिवेंट करने के लिए चांसेस कर सकते हैं, बट अगर ज़्यादा हीट पे भी, अगर गर्म पानी में भी आपका सब्जियां उबाली जाए, स्टीम से उनको करा जाए ट्रीट, तो भी 60 डिग्री हीट तक वहाँ पे नोरो वायरस अभी रेजिस्टेंट रहता है उसका। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द नोरो वायरस ड्यू टू नोरो वायरस बीइंग अ नॉन एनवेलप्ड वायरस। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसका मैंने रीजन भी बता दिया है। और ट्रीटमेंट मैंने बताया कि इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। बेसिक ट्रीटमेंट यही है कि आप पहली बात तो रेस्ट करिए, दूसरी बात जो मैंने आपको प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज बताई थी वही चीज है आपका, और रिहाइड्रेट करते रहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन एक्सट्रीम केसेस में हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ओआरएस का जो सॉल्यूशन हो गया या फिर बॉइल्ड वाटर हो गया, वो सबसे बेटर होगा। ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में आपको वही होता है कि आपको फ्लूइड्स आपको इंजेक्शन के थ्रू आपको एडमिनिस्टर करने पड़ेंगे, वो ज्यादा केसेस में हो जाता है। ठीक है, द डिजीज इज सेल्फ लिमिटिंग, यानी कि यही चीज है जैसे डेंगू के कंटेक्स में भी होता है कि थोड़े टाइम बाद अपने आप ही पेशेंट ठीक हो जाता है, एज लॉन्ग एज द पेशेंट इज टेकिंग रेस्ट और रिहाइड्रेशन, यानी कि अपने आप रेगुलरली लिक्विड इनटेक, उसका फ्लूइड इनटेक काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, और इसका डायग्नोसिस इज डन बाय आरटीपीसीआर, दैट इज रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इससे डायग्नोसिस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा नोरो वायरस के ऊपर लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया हो, सारी डायमेंशंस मैंने कवर कर ली थी। आई होप इसका लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई सोर्स या फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ मिस करा है, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए यूट्यूब के, हम रिस्पॉन्ड करेंगे और उसको इंक्लूड करेंगे, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आपको लेक्चर में कुछ कमी है, देन अगेन फील फ्री टू कमेंट। और अगर आपको पसंद आया है, देन लाइक इट, शेयर इट विद एज मेनी फ्रेंड्स एज यू कैन। और अगेन, केरला में भी जो लोग हैं या फिर बाकी स्टेट्स में भी हैं, नोरो वायरस से बचने के लिए आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा क्या प्रिकॉशंस फॉलो करनी है और क्या ट्रीटमेंट है, किस तरीके से क्या आपको अपना लाइफ उस तरीके से फॉलो करना है। और फेलो एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, उनके साथ भी शेयर करिएगा। साथ में हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तो हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आप इन सारे सोशल मीडिया पे हमको फॉलो कर सकते हैं, क्वेरीज आपसे पूछ सकते हैं, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias, साइनिंग ऑफ। बाय, थैंक यू।